वेलकम एवरीवन। मेरा नाम है भार्गव भारद्वाज और हमें अपने आरटीजी सीरीज के रास्ते पे इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट हमने उठाया है। चौथा दिन, पहली वीडियो जो आप रिसीव कर रहे हो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की, और इसमें हम लोग हैं यूनिट नंबर 3 माइक्रो इकोनॉमिक्स हमने चालू कर रखी थी। चैप्टर नंबर 1 हम लोग खत्म कर चुके हैं। ये है चैप्टर नंबर 2 कॉस्ट। मजे की बात ये पूरा का पूरा चैप्टर मैंने एक ही स्लाइड में खत्म कर दिया है। जो आप देख रहे हो बस वही है। खाली जगह है सर जी? हाँ, खाली जगह बिल्कुल है। यहाँ पे मैं आपके साथ ग्राफ बनाने वाला हूँ, आपके सामने ग्राफ बनाऊंगा ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे, कोई कंफ्यूजन ना रहे। सबसे पहले देख लेते हैं जो मैंने लिखा है, उसके बाद जैसे जैसे मैं करवाता जाऊंगा आपको वैसे वैसे बातें क्लियर होती जाएंगी। छोटा सा चैप्टर है, मजेदार चैप्टर है। मैक्सिमम टाइम, ऑलमोस्ट सारा टाइम हम इसी स्लाइड पे बिताने वाले हैं। एक ही स्लाइड है यार, तो एक ही पे ही तो बिताएंगे, छोड़ो कोई बात नहीं। आगे चालू करते हैं। सबसे पहले मीनिंग जान लेते हैं। चैप्टर का नाम है कॉस्ट। तो कॉस्ट का क्या मतलब होता है? कॉस्ट का मतलब भाई एक्सपेंडिचर इंकर्ड इन प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी। एक कमोडिटी या गुड या प्रोडक्ट को बनाने में जो भी आप खर्चा लगा रहे हो, खर्चा कर रहे हो, उसको कहते हैं कॉस्ट। अब सुनो, मैंने तुम्हें बोला था यूनिट नंबर 3 में तुम लोग बिजनेसमैन हो, तो तुम लोग खर्चा लगाओगे ना, क्योंकि तुम बिजनेसमैन हो। तो कमोडिटी कौन बनाएगा? तुम लोग बनाओगे। और तुम लोग कमोडिटी बनाओगे तो मतलब तुम लोग कॉस्ट को इंकर भी करोगे, खर्च भी करोगे, लगाओगे भी। तो एक्सपेंडिचर इंकर्ड इन प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी इज नोन एज कॉस्ट। दो टाइप की कॉस्ट होती है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट मतलब पेमेंट मेड टू आउटसाइडर्स इन हायरिंग देयर सर्विसेज। अब देखो, तुम अकेले तो अपनी फैक्ट्री में जाके सामान बनाओगे नहीं, बहुत सारे लोग होंगे। कोई सप्लायर्स तुम्हें माल लाके देगा, डिस्ट्रीब्यूटर तुम्हें तुम्हारा माल पहुंचाएगा, फैक्ट्री में वर्कर्स होंगे जो माल बनाएंगे, उनके ऊपर मैनेजर्स होंगे जो सुपरवाइजर्स होंगे, कई सारे लोग होंगे। तो उन सब की जो ये सर्विसेज है, दे आर गिविंग देयर सर्विसेज टू योर कंपनी, टू योर प्रोडक्ट। तो जो भी ये सर्विसेज दे रहे हैं बदले में उनको पैसे चाहिए, तो वो पैसे या वो खर्चा एक्सप्लिसिट कॉस्ट के अंदर आता है। एक्सप्लिसिट ऐसे भी लगा सकते हो, इनसाइडर, आउटसाइडर, एक्सटीरियर करके इसको एक्सप्लिसिट को कहीं रिलेट कर सकते हो विद पेमेंट मेड टू आउटसाइडर्स। इम्प्लिसिट कॉस्ट मतलब भाई, एक्सप्लिसिट मतलब एक्सटर्नल लोगों को, इम्प्लिसिट मतलब इंटरनल लोगों को। ठीक है, तो इम्प्लिसिट कॉस्ट मतलब एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इनपुट सप्लाइड बाय द ओनर्स। बिजनेस का ओनर मतलब तुम लोग, बिजनेसमैन बिजनेस में जो इनपुट्स ला रहा है, मतलब जो पैसा लगा रहा है, जो एफर्ट्स लगा रहा है, जो भी गुड्स लगा रहा है, उसका एस्टिमेटेड वैल्यू। क्योंकि हम उसकी करेक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, इसलिए उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू निकालते हैं, एस्टिमेशन लगाते हैं, अंदाजा लगाते हैं। तो वो वैल्यू इम्प्लिसिट कॉस्ट में काउंट होगी। तो कॉस्ट दो टाइप की हुई, एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट मतलब पेमेंट मेड टू आउटसाइडर्स, और इम्प्लिसिट कॉस्ट मतलब पेमेंट्स टू या इनपुट्स एज वैल्यू ऑफ इनपुट सप्लाइड बाय द ओनर। नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन क्या होता है? इट इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट। देखो, यूनिट नंबर 2 जब हम लोग डिमांड और कंज्यूमर के बारे में बात कर रहे थे तो हम लोग इनपुट के बारे में बात कर रहे थे। अब हम लोग बात कर रहे हैं आउटपुट के बारे में। आप जरा देखो, वहां पे हम लोग क्या यूनिट्स कंज्यूम्ड के बारे में बात कर रहे थे। यूनिट्स कंज्यूम्ड इन, या यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हो तो तुम क्या कर रहे हो? यूनिट्स को अपने अंदर खा रहे हो ना, पी रहे हो। हमने खाने पीने की बात कही थी, तो यूनिट्स सब अंदर आ रही थी। अब बात हो रही है आउटपुट की, फैक्ट्री में से सामान जा रहा है। तो कॉस्ट एंड आउटपुट के बीच के रिलेशनशिप को कॉस्ट फंक्शन कहते हैं। इसको C इक्वल टू F ब्रैकेट में Q के फॉर्मूले से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, वो 9th पॉइंट है। पहले 4th देखते हैं। सबसे पहला है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या होती है भाई? सामान को बनाने में या कमोडिटी को प्रोड्यूस करने में टोटल खर्चा कितना आया है, उसको टोटल कॉस्ट कहते हैं। ये टोटल कॉस्ट के अंदर दो टाइप की कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट इंक्लूडेड होती है। फिक्स्ड कॉस्ट को टोटल फिक्स्ड कॉस्ट भी कहा जाता है। इसके बहुत सारे और नाम है, जल्दी से लिखो। ओवरहेड कॉस्ट, अनअवॉइडेबल कॉस्ट, लिख लो। मैंने यहां नहीं लिखा, तुम लोग लिख लो। वीडियो देख रहे हो तो भाई पेन पेपर लेके बैठे होंगे। मैंने पहले ही बोला था कि पेन पेपर लेके बैठना है, तो लिखो ओवरहेड कॉस्ट, ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को कहते हैं। और ओवरराइडिंग कॉस्ट कहते हैं, अनअवॉइडेबल कॉस्ट कहते हैं। ये सारे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के नाम हैं। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट मतलब जब कोई भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा फैक्ट्री में, तब भी खर्चा तो लगेगा।
अब मान लो मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूं, अभी तो खैर ऑनलाइन पढ़ रहे हो, लेकिन जब कोरोना से पहले ऑफलाइन पढ़ते थे तो मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूं। मैंने कोई कमरा किराए पे ले रखा है, वहां पे मैंने कुर्सियां वगैरह डाल रखी हैं। अब मेरे बच्चे तो आ नहीं रहे ड्यू टू कोरोना, लेकिन उस कमरे का मेरा किराया जा रहा है, बिजली का खर्च जाएगा। अब यूज नहीं हो रही, लेकिन फिक्स जो मीटर चार्जेस होते हैं, फिक्स चार्जेस जो होते हैं, जो जाने ही जाने हैं, वो तो जाएंगे। वो भी छोड़ो, नहीं समझ में आ रहा तो भाई कमरे का रेंट तो जाएगा कम से कम। तो वो क्या मैं अब अपनी सर्विसेज दे रहा हूं? क्या मैं अपना बिजनेस चला रहा हूं? क्या मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं? नहीं, लेकिन फिर भी मेरी कॉस्ट तो इंकर हो रही है ना। बच्चे का खर्च मतलब कमरे का खर्चा तो जा ही रहा है ना। तो ऐसी कॉस्ट जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, जिससे हम पीछा नहीं छुड़ा सकते, उसको कहते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट में क्या आता है, या वेरिएबल कॉस्ट में क्या आता है? अब बच्चे आए पढ़ने के लिए तो लाइट भी चलेगी, पंखा भी चलेगा, सर्दियों का टाइम है तो हीटर भी चलेगा नहीं, और कुछ भी नहीं। तो बच्चे आएंगे तो उनको नोट्स भी देने पड़ेंगे प्रिंट करा के, तो प्रिंटर का पेपर होगा, फिर उनको प्रिंट करवाने लेके जाऊंगा, फिर उसकी कॉस्ट होगी, उसमें पैसे खर्च होंगे। तो ये पूरा जो पैसा खर्च हुआ, ये हुआ वेरिएबल कॉस्ट। क्यों? क्योंकि ये तब खर्च होंगे जब बच्चे पढ़ेंगे। जितने ज्यादा बच्चे पढ़ेंगे उतने ज्यादा नोट्स छपेंगे, उतने ही ज्यादा पैसे लगेंगे मेरे। जितने कम बच्चे बच्चे पढ़ेंगे उतने ही कम नोट्स छपेंगे, और फिर उतने ही कम मेरे पैसे लगेंगे। तो ये जितना प्रोडक्शन होगा उस हिसाब से ये वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती है, वेयर एज फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं होती है, चाहे कितना भी प्रोडक्शन का लेवल हो। तुम कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो तो भी ये फिक्स्ड कॉस्ट तो लगेगी ही लगेगी। समझ में आ गया? चलो अब इसका डायग्राम बना के देखते हैं। और हाँ, इससे अगला टॉपिक रिलेशनशिप बिटवीन टीसी, एफसी एंड वीसी। टीसी मतलब टोटल कॉस्ट, एफसी मतलब फिक्स्ड कॉस्ट, और वीसी मतलब वेरिएबल कॉस्ट। ये दोनों बेसिकली रिलेशनशिप में हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ बना के, डायग्राम बना के उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो यहां पे भी, ऊपर वाले में भी अभी मैंने तुम्हें डायग्राम नहीं बनाया, तो फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट को मैं इकट्ठा समझा रहा हूं, और इसका एक ही डायग्राम मैं तुम लोग को बना के दिखाऊंगा। चलेगा? चलो फटाफट। तो सबसे पहले हम फिक्स्ड कॉस्ट का बना लेते हैं, क्योंकि हमें पता है फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो चेंज नहीं होने वाली है। फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं होने वाली है। तो एक्स एक्सिस पे तो खैर हमारा आ जाएगा आउटपुट। तो हम फिक्स्ड कॉस्ट की एक लाइन ऐसे करके बना देते हैं कि आउटपुट चाहे कुछ भी हो, चाहे बिल्कुल जीरो के पास हो, चाहे बिल्कुल इधर कोने में हो, हमारी फिक्स्ड कॉस्ट तो रहेगी सेम। बराबर? समझ में आया? अब आ जाते हैं वेरिएबल कॉस्ट पे। वेरिएबल कॉस्ट की कर्व की मैं बात करूं तो ये कर्व होता है ऐसा, टेढ़ा मेढ़ा सा कर्व है। हाँ, इस कर्व का नाम है, इस कर्व को क्या कहते हैं, इनवर्स एस शेप कर्व। लिख देता हूं मैं कहीं, यहीं लिख देता हूं, इनवर्स एस शेप्ड कर्व। इस कर्व का नाम है इनवर्स एस शेप्ड कर्व। तो वीसी क्या है, पहले तेजी से बढ़ेगा, फिर एट अ कांस्टेंट रेट ऑलमोस्ट 45 डिग्री के एंगल पे आ गया है। उसके बाद मतलब पहले धीमे धीमे बढ़ रहा है, फिर एकदम तेजी से बढ़ रहा है। पहले धीमे धीमे बढ़ रहा है, देखो इतने पोर्शन में सिर्फ इसने इतना ही कवर किया है, एंड देन थोड़े टाइम के बाद वो कांस्टेंट हो गया है। उसके बाद वो तेजी से एकदम से ऊपर जा रहा है, पहले धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, पहले धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, फिर कांस्टेंट, पहले धीरे धीरे ऊपर गया, फिर कांस्टेंट रेट पे हो गया, और फिर एकदम से ऊपर गया। तो पहले स्लोली अप, देन कांस्टेंट, देन फास्ट इंक्रीजिंगली हाई। तो ऐसा कर्व रहता है वीसी का। अच्छा सर, वीसी ऐसा हो गया, एफसी ऐसा हो गया, तो टीसी कैसा होगा, टोटल कॉस्ट कैसा होगा? देखो, टोटल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का एडिशन है। तो इन दोनों ग्राफ को ऐड करो तो कैसा मिलेगा? सर क्या बात करो, ग्राफ को ऐसे कैसे ऐड कर सकते हैं? कर सकते हैं ना, करके देखो एक बार। ग्राफ को ऐड करो, ये 0 है और यहाँ पे इसकी कुछ वैल्यू है, ऐड करो तो क्या आएगा, यही पॉइंट आएगा। एनीथिंग प्लस 0 इज दैट थिंग ओनली, एनीथिंग प्लस 0 इज दैट थिंग ओनली। अगर मैं इस पॉइंट की वैल्यू x मान लेता हूं तो x प्लस 0 इज x। तो टोटल कॉस्ट का पहला पॉइंट मिल गया x। समझ में आ गया? बरोबर? चलो अब एक यहां पे बढ़ जाते हैं 1 पे। अब बढ़ जाते हैं 1 पे। अब 1 पे देखो,
एफ सी अब भी एक्स ही है, लेकिन फिर वेरिएबल कॉस्ट क्या हुई, इंक्रीज हो चुकी है। वेरिएबल कॉस्ट क्या हो गई, इंक्रीज हो चुकी है। मान लो ये 2 हो गई, तो टोटल कॉस्ट अब फर्स्ट लेवल पे क्या होएगी, x प्लस 2, x प्लस 2। देखो 0 पे टोटल कॉस्ट वॉज FC प्लस VC, FC वॉज x, यहां लिख देता हूं मैं, टोटल कॉस्ट वॉज FC प्लस VC। अगर फिक्स कॉस्ट x है, VC 0 है, तो टोटल कॉस्ट भी 0, पहला पॉइंट मिल गया। नेक्स्ट पॉइंट के लिए, नेक्स्ट पॉइंट में FC इज अगेन x बट VC नाउ इज 2, तो टोटल कॉस्ट क्या हो गया, x प्लस 2। टोटल कॉस्ट अब क्या हो गई, x प्लस 2, तो हमें दूसरा पॉइंट मिल गया। अब यहां पे आ जाओ, एट थर्ड पॉइंट FC अब भी x है, लेकिन VC क्या है, या सॉरी एट सेकेंड पॉइंट, क्योंकि पहला तो 0 था, ये 4 हो गया, तो नाउ VC इज 4। अब VC 4 है तो TC क्या हो गया, x प्लस 4, तो x प्लस 4 कहीं यहां पे पॉइंट आ जाएगा, x प्लस 4 कहीं यहां पे पॉइंट आ जाएगा। तो देखा जाए अगर ध्यान से, तो भाई हमारा TC का कर्व कैसा आ रहा है निकल के, TC का कर्व कैसा आ रहा है निकल के, बिल्कुल VC के जैसा ही आ रहा है सर। क्यों, TC का कर्व इज एग्जैक्टली इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट का कर्व इज एग्जैक्टली इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट। व्हाई? बिकॉज टोटल कॉस्ट इज द समीशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट, where fixed cost is always constant. Thus, the change in variable cost is equal to the change in total cost. Hence, the shape of total cost curve and variable cost curve is same. The shape of these two curves are absolutely same. Fantastic. समझ में आ गया? दिखाई दे गए? यहाँ पे रिलेशनशिप भी कवर हो गई, TC की, VC की और FC की। यही रिलेशनशिप थी पॉइंट नंबर 5 में जो हमने देखी। ग्राफ भी क्लियर हुआ। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। चलो, बहुत अच्छे से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं धीमे धीमे करके। बस समझ में आ रहा हो तो एक बार रिपीट करते रहना एग्जाम से पहले, वरना भूल जाओगे। नहीं आ रहा समझ में तो वीडियो को रिवाइंड करना है भाई, और क्या कर सकते हो। मतलब फेस टू फेस क्लास तो है नहीं जो हाथ उठा के पूछ लोगे दोबारा, कोई बात नहीं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म है वो है एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट क्या होता है? देखो, टोटल कॉस्ट हमें मिल गई, टोटल कॉस्ट समझ में आ गई। टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट इज एवरेज कॉस्ट। टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट इज एवरेज कॉस्ट। मतलब टोटल कॉस्ट को अगर आप क्वांटिटी ऑफ आउटपुट से डिवाइड कर दोगे तो आपकी एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। ऐसे ही सिमिलरली एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। तो मतलब अगर फिक्स्ड कॉस्ट को आप क्वांटिटी से डिवाइड कर दोगे तो आपकी एवरेज कॉस्ट आ जाएगी, और ऐसे ही अगर वेरिएबल कॉस्ट को आप क्वांटिटी से डिवाइड कर दोगे तो आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। समझ में आ रहा है? इसी के ही साथ मतलब इन तीनों के डायग्राम्स, और मैं पॉइंट नंबर 7 रिलेशनशिप बिटवीन AC, AFC एंड AVC भी साथ में लेने वाला हूं। अब देखो कैसे। y x 0। अब मेरे को बताओ, FC तो स्ट्रेट लाइन है बराबर, और क्यों हमारा धीरे धीरे बढ़ रहा है 1 2 3 4 5 6। तो अ फिक्स्ड नंबर डिवाइडेड बाय एन इंक्रीजिंग सीरीज, रिजल्ट क्या आता है? चलो मैंने इसकी f की वैल्यू मान ली 12, चलो मैंने 12 वैल्यू मान ली, ठीक है। तो 12 डिवाइडेड बाय 0, 12 डिवाइडेड बाय 1, 12 डिवाइडेड बाय 2, 12 डिवाइडेड बाय 3, यही मतलब है इस फॉर्मूले का। कहां गया?
ये वाला एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट वाले फॉर्मूले का यही मतलब है, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी। तो फिक्स कॉस्ट वाज 12, क्वांटिटी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 to एनी नंबर, जब तक मन करे तब तक चलाते रहो। तो इस हिसाब से देखा जाए तो भाई 12 डिवाइड बाय 0, 12 डिवाइड बाय 1, 12 डिवाइड बाय 2, 12 डिवाइड बाय 3, ऐसे ही चलना चाहिए। ठीक है जी। 12 डिवाइड बाय 2 इज इंफिनिटी, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आते ही वी कैन नॉट डिटरमाइन द वैल्यू। 12 डिवाइडेड बाय 1 इज 12, 12 डिवाइड बाय 2 इज 6, 12 डिवाइड बाय 3 इज 4। अब ऐसे आगे बढ़ते चले जाओ, अमाउंट मिलती जाएगी। एक पॉइंट आएगा जब ये ऐसे सो ऑन करते करते 12 डिवाइड बाय 12 तक पहुंच जाओगे, तब आंसर क्या होगा 1। और फिर उसके बाद अगर 12 डिवाइड बाय 13 करोगे तो क्या आएगा आंसर, क्योंकि ये तो x है, यहाँ तो एरो लगा हुआ है। हमारे इस लेवल आउटपुट कितना है ये तो हमें पता ही नहीं है, तो हम 0 से लेके जब तक हमारा मन कर रहा हम चलाते ही जाएंगे। ऐसे ही सिचुएशन में 12 डिवाइड बाय 13 क्या आएगा, इट वुड बी इन पॉइंट्स। और जैसे तुम 13 से आगे बढ़ते रहोगे ये वैल्यू और कम होती 0 के करीब पहुंचती जाएगी, लेकिन कभी 0 नहीं होगी। 0 के करीब पहुंचती जाएगी लेकिन कभी 0 नहीं होगी। Why? क्योंकि न्यूमरेटर में ऑलरेडी 12 है, और ऐसी कंडीशन में 12 को किसी से भी डिवाइड करो 0 आंसर आ ही नहीं सकता। तो अगर ये हमारे पास सिचुएशन है तो इस वाली कैलकुलेशन से हमारे को एक चीज तो बहुत क्लियर है कि भाई हमारा जो AFC का कर्व है ना वो ऐसे बनने वाला है। AFC का कर्व वुड बी लाइक दिस, AFC का कर्व वुड बी लाइक दिस, क्योंकि पहले इंफिनिटी थी वैल्यू, फिर 12 आई, फिर एकदम से 50% पे गिर के 6 हो गई, फिर और कम हो गई 2 कम हुई 4 पे पहुंच गई, फिर 1 कम होगी 3 पे पहुंच जाएगी, फिर और करते करते 1 पे पहुंचेगी, फिर उसके बाद पॉइंट्स में चली जाएगी। तो वैल्यू पहले बहुत बड़ी थी, इंफिनिटी बहुत बड़ा था, फिर झटके से एकदम बहुत नीचे आ गए 12 पे रुकी, और फिर धीरे धीरे कम ही होती रही। अब समझने वाली बात यह है कि ये दोनों एक्सिस लग तो रहे हैं कि आगे जाके मीट करेंगे, लेकिन कभी मीट करेंगे नहीं, बिकॉज वी हैव डिस्कस्ड इट राइट नाउ कि कभी वैल्यू 0 होएगी नहीं। अगर ये वाला AFC का कर्व एक्स एक्सिस से मीट कर जाता तब 0 वैल्यू होती, लेकिन क्योंकि ये 0 वैल्यू कभी होएगी नहीं इसलिए ये लोग कभी मीट करेंगे ही नहीं। AFC क्लियर हुआ, AFC क्लियर हुआ। अब हम बढ़ते हैं AVC पे, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। देखो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कर्व तो हमारे सामने है, ये उल्टा एस शेप वाला। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कर्व कैसा होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कर्व होता है ऐसा, यू शेप का कर्व होता है। कैसा, यू शेप का कर्व। समझ में आ गया। अगर यहां पे टीसी का कर्व वीसी को कॉपी कर रहा था, यहां पे टोटल कॉस्ट का कर्व वेरिएबल कॉस्ट को कॉपी कर रहा था, तो क्या यहां पे भी करेगा ना, एवरेज टोटल कॉस्ट का कर्व एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को कॉपी करेगा। तो एवरेज कॉस्ट का कर्व कैसा हो जाएगा, ऐसा। सर कॉपी तो किया लेकिन ये तो ऊंचा बन गया उससे। हाँ जानबूझ के ऊंचा है, बिकॉज अगेन द डिस्टेंस बिटवीन द टोटल कॉस्ट कर्व एंड द वेरिएबल कॉस्ट कर्व इज फिक्स्ड कॉस्ट. Here also the difference between these two curves are because average fixed cost. The distance between AC मतलब average total cost या ATC जो भी बुलाना है and average variable cost is average fixed cost. स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू क्या थी, इन्फिनिटी. 12 डिवाइड बाय 0 वैल्यू क्या, इन्फिनिटी. ऐसे स्टार्टिंग में इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें मालूम ही नहीं है, इन्फिनिटी है भाई. लेकिन क्योंकि धीरे धीरे ये डिस्टेंस कम हो रहा है, ऐसे ही धीरे धीरे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी कम हो रहा है. लेकिन अगेन क्योंकि ये कभी एक्स एक्सिस से मीट नहीं करेगा, इस वजह से ये दोनों भी कभी आपस में मीट नहीं करेंगे. दिखेगा जरूर कि दोनों पास में जाते जा रहे हैं, लेकिन कभी मीट नहीं करेंगे. तो ये रिलेशनशिप है, या मैं कहूं ये डायग्राम है एवीसी, एएफसी और एसी का. अभी तक दो डायग्राम, दो रिलेशनशिप हमने कवर की हैं. जितना समझ में आ रहा है उतना लिखो, जितना नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, वेट फॉर इट. वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देखो यार, वीडियो है, क्लास में नहीं बैठे जो पूछने में शर्म आएगी. घर पे बैठे हो, सोफे पे बैठे हो, जहां भी बैठे हो, वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देखो, एक एक चीज तुमको एक्सप्लेन की हुई है.
डायग्राम्स तो बहुत ही ज्यादा मेरा फोकस रहता है, मैं क्लियरली कर रहा हूं, क्योंकि डायग्राम्स एक बार अगर हाथ से निकल के अगर दिमाग में नहीं घुसे तो फिर आगे माइक्रो इको में तो कुछ घुसेगा ही नहीं दिमाग। पूरी माइक्रो इको ही डायग्राम पे बेस्ड है। चलो फटाफट से करो, फिर नोट डाउन करो। मैं थोड़ा टाइम दे रहा हूं, मैंने जितना भी बोला उसको सुन के एब्जॉर्व करने के लिए। उसके बाद फिर हम लोग मार्जिनल कॉस्ट और अगले वाले कॉन्सेप्ट पे बढ़ गए जल्दी। तो जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है वो है मार्जिनल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट। मार्जिनल कॉस्ट बस एक ही है, मार्जिनल टोटल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का बात कब आती है, क्या मतलब होता है? इट्स द चेंज इन टोटल कॉस्ट, चेंज इन टोटल कॉस्ट when one more unit of output is produced. Change in total cost when one output is produced. फॉर्मूला क्या होता है इसका? फॉर्मूला होता है सिग्मा, मतलब ट्रायंगल बना TC अपॉन ट्रायंगल Q, क्वांटिटी आउटपुट। इसका डायग्राम अगर मैं आपको बताऊं तो मैं इसका डायग्राम इधर बना देता हूं छोटा सा, ठीक है, क्योंकि ज्यादा लंबा चौड़ा डायग्राम है नहीं। दिस इज द डायग्राम ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। बस मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तीनों एक जैसे ही दिखते हैं, बट अंतर तब पता चलेगा जब हम अगले पॉइंट्स में इनके बीच में रिलेशनशिप करेंगे कि कौन सा किस पॉइंट से चालू हो रहा है, कब एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, कहां पे जाके खत्म हो रहा है। अभी के लिए तो एसी, एबीसी और एमसी दिखने में बिल्कुल एक जैसे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो एक जैसे बना भी सकते हो। अगर अलग अलग पूछता है क्वेश्चन में तो सिर्फ उल्टा यू बना के आ जाना, तीनों में वही चल जाएगा अभी के लिए तो। लेकिन जब रिलेशनशिप की बात आती है तो यू हैव टू गो इन डिटेलिंग, देन यू कैन नॉट स्किप जस्ट मेकिंग वन। अगले पॉइंट भी, 7वां पॉइंट मैंने एसी, एफसी और एबीसी के रिलेशनशिप यहां करवा दिया था। 8वें पॉइंट में बढ़ रहा हूं जहां इसी के बीच के रिलेशनशिप हम लोग देखेंगे। तो इस रिलेशनशिप में क्या है, इस रिलेशनशिप का डायग्राम मैं यहां बना रहा हूं। एक्स एक्सिस पे हमारा जैसे एज यूजुअल आउटपुट होगा, 0 एंड वाई एक्सिस हमारा बनेगा। एमसी वुड बी लाइक दिस, बरोबर। एमसी का कर्व ऐसा ही है, हमने यहां भी ऐसा बनाया है। एसी का कर्व बनेगा ऐसा। क्या हो रहा है जरा मैं एक बार दोबारा से अच्छे से बना देता हूं। एसी, एमसी का कर्व इज स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर एंड गोज लाइक दिस। एसी का कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम लिटिल अप एंड गोज टू, इट बिकम्स इक्वल टू एमसी एंड देन अगेन राइजेस। इसका जो रिलेशनशिप आपको लिखने को कि भाई पहले दोनों गिरेंगे, फिर एमसी चढ़ना चालू होगा, इंक्रीज होगा, लेकिन एसी फिर भी गिर रहा होगा। देन एसी और एमसी इक्वल होंगे, देन एमसी और एसी दोनों ही इंक्रीज करेंगे, बट एमसी विल इंक्रीज एट अ मोर फास्टर रेट। ऐसे ही एक डायग्राम हमने टीपी में भी देखा था, करेक्ट है ना? पिछले चैप्टर में भी देखा था, पर वो ऐसा नहीं था, वो दोनों एक ही पॉइंट से चालू हो रहे थे। इसमें ये दोनों अलग अलग पॉइंट से चालू हो रहे हैं। तो यहाँ पे भी कोई ऐसा डायग्राम है क्या जो एक ही पॉइंट से चालू हो रहे हैं? हाँ है ना, रिलेशनशिप नंबर 9, रिलेशनशिप बिटवीन ए वी सी एंड एमसी। इस रिलेशनशिप में देखो ये एग्जैक्ट मिरर इमेज है जो हमने पिछले चैप्टर में एमपी और एपी की इमेज देखी थी। एग्जैक्ट मिरर इमेज। एमसी वाज लाइक दिस एंड एवीसी इज लाइक दिस। अब मैंने कहा था एसी, एवीसी और एमसी एक जैसे दिखने में, लेकिन फर्क तब पता चलेगा जब हम तीनों को एक दूसरे के ऊपर रख के देखेंगे। तो यहाँ पे एसी और एमसी अलग अलग पॉइंट से चालू हो रहे थे, यहाँ पे एसी और एमसी एक ही पॉइंट से चालू होते हैं। एसी और एमसी एक ही पॉइंट से चालू होते हैं और बिल्कुल वही रिलेशनशिप है बाकी इन दोनों के बीच में। और इसका पिछले वाले चैप्टर एपी और एमपी के साथ भी वही रिलेशनशिप है, बस वो ऐसे उल्टा इनवर्स यू शेप का डायग्राम था, ये यू शेप का डायग्राम है, ठीक है। तो इसके रिलेशनशिप की बात करें तो दोनों एक ही पॉइंट से चालू होंगे, एमसी और एबीसी दोनों गिरेंगे, फिर एमसी बढ़ना चालू होगा, एबीसी फिर भी गिर रहा होगा, फिर दोनों एक पॉइंट पे जाके इक्वल आ जाएंगे। उस पॉइंट के बाद एबीसी और एमसी दोनों एक साथ बढ़ेंगे, लेकिन एमसी ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। तो ये वाला पॉइंट जो हमारा इंटरसेक्शन है, ये दोनों ही केसेस में एसी का ये मिनिमम पॉइंट होगा और वहां भी एबीसी का मिनिमम पॉइंट होगा। ये है रिलेशनशिप बिटवीन एमसी एबीसी और एमसी एसी। ज्यादा एक्सप्लेन करने का कुछ नहीं है, बस रिलेशनशिप आपको विद डायग्राम ऐसे ही याद करनी पड़ेगी, जो भी एग्जाम में आएगा वो बना के लिख के आना है। अगले पॉइंट पे हम बढ़ते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन टीसी एंड एमसी। अच्छा, टीसी का डायग्राम अभी हमने देखा है ना, एस शेप का होता है, बराबर। टीसी का डायग्राम अभी हमने देखा कैसा, एस शेप का होता है। तो एस शेप के डायग्राम को हम
ऐसा करके बना देते हैं। चलो टी सी, ओ गलत बन गया, बिकॉज टी सी नेवर स्टार्ट फ्रॉम जीरो, तो इट्स दिस टी सी। एंड वेयर इज एम सी की अगर मैं बात करूं तो मार्जिनल कॉस्ट का कर्व का है भाई साहब, तो मार्जिनल कॉस्ट का कर्व है यहां, मार्जिनल कॉस्ट। अब जो पॉइंट नोट करने का है वो ये है कि जिस पॉइंट पे, जिस टाइम पे टीसी का कर्व कांस्टेंट होता है, यहां पे भी मैंने बनाया था 45 डिग्री का कर्व है, यहां पे भी 45 डिग्री का एंगल आता है एक थोड़े टाइम के लिए, तो जिस टाइम के लिए टीसी 45 डिग्री के एंगल पे है उस टाइम पे एमसी उसके लोएस्ट पे है, लीस्ट पे है। कैसे लिखोगे इसको अगर लिखने की बात आती है कि पहले टीसी जो है वो धीरे धीरे बढ़ेगा, इंक्रीज एट अ डिक्रीजिंग रेट, एमसी इज फॉलिंग, इज डिक्रीजिंग, then when TC is increasing at a constant rate, MC is at its minimum point, then when TC increases at an increasing rate, then MC starts increasing. कौन से रेट पे क्या इंक्रीज हो रहा है ये ध्यान रखने वाली बात है। मैं यहाँ पे भाई मैराथन क्लासेस है, मैं एक एक शब्द नहीं लिखवा सकता, इसलिए मैं बोल के बना के समझा रहा हूं। अगर नहीं लिखवाने में कोई दिक्कत नहीं, मैं लिखवा भी दूंगा, पर लिखवाना है तो फिर ऑनलाइन पढ़ना पड़ेगा मुझसे, क्लासेस ट्यूशन, वो जब 12th में आ जाओगे तब की बात है। अभी 11th का है, साल का एंड है, मैराथन चल रहा है, फास्ट हम लोग सिलेबस खत्म कर रहे हैं, समझाने का काम मेरा है, एग्जाम में लिख के तुमको आना है। तो सेकेंड लास्ट रिलेशनशिप चैप्टर की मैंने कहा था इसी स्लाइड पे सारा काम खत्म हो जाएगा, ऑलमोस्ट इसी स्लाइड पे खत्म भी हो गया है। लास्ट रिलेशनशिप रह रही है टीवीसी और एमसी की, बड़ी प्यारी सी और कंफ्यूजिंग सी ये रिलेशनशिप है। देखो भाई पहले तो एमसी का कर्व बना लेते हैं, एमसी का कर्व बना लेते हैं, एमसी का कर्व मैंने यहां पे बना लिया। सर टीवीसी का तो बनाया नहीं, टीवीसी की रिलेशनशिप थी, टीवीसी का कर्व नहीं बनाया, ऐसा कैसे? अब सुनो मेरी बात। एमसी क्या है? चेंज इन टीसी विद चेंज इन क्वांटिटी। बेसिकली जो टीसी में चेंज होता है उसको हम एमसी के जरिए से दिखाते हैं। टीसी में चेंज किसकी वजह से होता है? फिक्स कॉस्ट की वजह से नहीं, वो तो कांस्टेंट है, तो फिर वेरिएबल कॉस्ट की वजह से। तो जो टीसी में चेंज हो रहा है, क्या मैं कह सकता हूं वही चेंज वीसी में भी हो रहा है, वेरिएबल कॉस्ट में भी हो रहा है, बराबर। तो इस फॉर्मूले में अगर मैं चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी करूं तो मतलब सही तो है ही, खैर ये तो फॉर्मूला है ही, लेकिन क्या मैं इसकी जगह चेंज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन चेंज इन क्वांटिटी कर सकता हूं? यस, बिकॉज चेंज इन टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू द चेंज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अभी हमने देखा ग्राफ में चेंज से वेरिएबल कॉस्ट की वजह से है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए ये पता लगा कि भाई साहब एमसी के कर्व के नीचे वाला जो भी पोर्शन है, मतलब ये वाला जो पोर्शन है, एमसी के कर्व के नीचे वाला पोर्शन, ये बिलो वाला जितना भी पोर्शन है, ये टीवीसी के बराबर आता है। ये ही रीजन टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बराबर आता है। यहां पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट का कोई अलग डायग्राम नहीं बनेगा। मैंने पहले ही बोला था, बादल गरज रहे हैं, मैंने पहले ही बोला था थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। यहाँ पे टीसी का डायग्राम अलग से बना था, यहाँ पे टीवीसी का डायग्राम नहीं बनेगा। बात याद रखने की है, ये शेड रीजन आप ऐसे 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 लाइन करके शेड करके दिखाओगे और यहाँ पे टीवीसी लिख के आओगे, अगर ये वाली रिलेशनशिप पूछ लेते हैं। हालांकि इसके पूछने के चांसेस कम रहते हैं क्योंकि बच्चों को कम याद रहती है, बट फिर भी अगर पूछ ली तो कोई बात नहीं। नोट्स मेरे यहाँ पे खत्म हो चुके हैं, मतलब चैप्टर हो गया खत्म। चैप्टर खत्म होते साथ ही आपका काम हो जाता है शुरू। मैंने तो चैप्टर खत्म करवा दिया, तुम्हारा काम यह है कि भाई वीडियो को दोबारा से देख के कॉन्सेप्ट जो आधे अधूरे से भी 50% जो क्लियर हुए ना दिमाग में, वीडियो को दोबारा चलाओगे तो ये 100% क्लियर हो जाएंगे। और इसी के ही साथ जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट काम आपको करना है वो है चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि अभी तो सिर्फ माइक्रो इको की तीसरी यूनिट चालू हुई है, 2 चैप्टर खत्म हुए,
बाकी की भी तो चैप्टर्स खत्म करना है, फिर स्टैट्स भी खत्म करनी है। वो कैसे खत्म होगा भाई? जब आरटीजी सीरीज की सारी वीडियोस आप तक पहुंचेंगी। और वो कब पहुंचेंगी? जब आपने किया होगा चैनल को सब्सक्राइब। तो बिना सब्सक्राइब करे तो यहां से जाना मत। दूसरी बात, वीडियो को करना पड़ेगा शेयर। क्योंकि करना पड़ेगा, इट्स अ कंपल्सरी। क्योंकि एग्जाम में दुआएं भी बड़ी काम आती हैं। और वीडियो को शेयर करके दुआएं उन दोस्तों की मिलेंगी जो पूरे साल कुछ नहीं पढ़े, लेकिन आपके एक शेयर की वजह से शायद हो सकता है उनका सिलेबस कवर हो जाए। तो इसी के ही साथ लेट्स रैप इट अप एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।